अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 नवंबर सन 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बहुत सी छोटी सी फ्लाइट है जो कि आधे घंटे की फ्लाइट है। ये बगल के एक शहर सैन डियागो में जा रही है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे। ये फ्लाइट मुश्तमिल है 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स पर। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान है कि आज इन्हीं के बीच एक हाईजैकर मौजूद है, डीबी कूपर के नाम से। इसने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसा कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन पहनता है, एक सूट, नीचे व्हाइट शर्ट और एक रेड टाई। लेकिन ये शख्स जानबूझकर प्लेन की आखिरी रो में बैठा है। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही इसने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और इसको एक चिट दी और इसको कहा कि मैं डीबी कूपर हूँ। फ्लाइट अटेंडेंट ने इसको इग्नोर किया और वो लेटर अपनी पॉकेट में डालकर आगे चले गई। इसने दोबारा से फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, मैं एक हाईजैकर हूँ, मेरे पास एक बॉम्ब है, मेरे सूटकेस में एक बॉम्ब है, आप इस लेटर को पढ़िए। वो एयर होस्टेस थोड़ी देर आगे जाती है और आगे जाकर वो लेटर को जब खोलती है तो उसमें लिखा होता है, हे मैम, आई हैव अ बॉम्ब इन माई सूटकेस। वो इसको एक मजाक समझती है और जाकर इसको कहती है, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस, ये किस किस्म का मजाक है। मगर उसके ना मानने पर कूपर ने अपना सूटकेस उठाया और उसको खोलकर दिखाया, जिसके अंदर के 3 सिलेंडर्स और एक बैटरी पड़ी होती है जो कि एक वायर्स के जरिए आपस में कनेक्ट होती हैं। वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई और कूपर के बगल में बैठ गई। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है कि मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, और ये सारा कैश एक बैग में डालकर मुझे देना, और इसके साथ साथ में 2 आगे के पैराशूट और 2 पीछे के पैराशूट चाहिए। जब हम लैंड हो तो लैंड होते ही एक ट्रक रेडी रहना चाहिए प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस के अलावा और किसी पैसेंजर को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। दोस्तों, एयर होस्टेस शार्पनर ये भी नहीं चाहती थी कि प्लेन में मौजूद किसी और पैसेंजर को इस बारे में पता लगे, क्योंकि डीबी कूपर ने ये दावा किया था कि अगर वो उसने किसी भी किस्म की चालाकी की या फिर किसी और को बताया तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगी। एयर होस्टेस बगैर देर किए प्लेन के कॉकपिट में जाती है और जाते ही वो लेटर प्लेन के पायलट को पकड़ाती है। एक और एयर होस्टेस जो कि डीबी कूपर के बगल में जाकर उसको बिठा दिया जाता है और डीबी कूपर उसके जरिए प्लेन के कॉकपिट से राब्ता रखता है। पायलट फौरन ये बात पीछे एयरपोर्ट के क्रू को बताता है और उस टाइम के एयरपोर्ट मैनेजमेंट के मैनेजर ने इस बात का दावा किया कि जो भी कूपर मांगता है उसको फौरन दे दिया जाए। एयरलाइन के मैनेजर ने फौरन एफबीआई से कांटेक्ट कर $2 लाख का डिमांड पूरी कर दी और अपने पास रख लिए कि जैसे ही प्लेन लैंड हो तो डीबी कूपर को ये पकड़ा दिए जाए। और साथ साथ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर उसने ये $2 लाख क्यों दिए। वो चाहता तो इसको यहीं पर खत्म कर सकता था और कहता कि प्लेन को उड़ाना है उड़ा दो, मगर उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एयरलाइन की एक रेपुटेशन थी। कंपनी की रेपुटेशन खराब होती तो बिजनेस सारा खराब हो जाता। उसने बिजनेस को खराब होने से बचाने के लिए डीबी कूपर को ये $2 लाख देने के लिए तैयार हो गया। अब प्रॉब्लम इसमें ये थी कि पैसे को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर कूपर के दिए हुए टाइम पर प्लेन लैंड करते तो कैश का इंतजाम नहीं हो सकता। उन्होंने पायलट से बात की और जहाज को 180 डिग्री का टर्न दिया और देते गए। उन्होंने प्लेन को एक गोल चक्कर कटवाना शुरू कर दिया जिसके जरिए कि थोड़ा टाइम लग जाए और तब तक कैश का अरेंज हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये आधे घंटे की फ्लाइट 3 घंटे की फ्लाइट में बदल जाती है। पायलट फौरन ऐलान करता है कि ये हम कुछ टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है, और लोग चुपचाप इसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा। फाइनली 5:46 ये प्लेन सैन डियागो में लैंड हो जाता है और लैंड होते ही कूपर की डिमांड के मुताबिक इसको एयरपोर्ट की बिल्डिंग से दूर लैंड किया जाता है। और लैंड होने के बाद सिर्फ एक बस जो कि इसके पास आती है, जो कि एयरपोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव था, और इसके पास था $2 लाख और साथ में 4 पैराशूट्स। कूपर पे डिमांड पूरी करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया, मगर क्या कूपर बॉम्ब को डिसेबल करेगा या इनेबल कर देगा, इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि फ्लाइट अभी भी टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। फ्लाइट दोबारा से टेक ऑफ होगी और प्लेन को दोबारा रिफिल किया जा रहा है। और जैसे ही कूपर्स को पैसों से भरा हुआ ये बैग और 4 पैराशूट्स मिलते हैं तो फौरन ये इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन का सारा क्रू और साथ में सारे पैसेंजर्स फ्लाइट से नीचे उतार दिए जाएं और सिर्फ एक एयर होस्टेस टीना मकलू और साथ में 2 पायलट्स, उन तीनों को जहाज के अंदर रहना पड़ेगा। बाकी तमाम पैसेंजर्स और एक एयर होस्टर और बाकी क्रू मेंबर को नीचे उतार दिया जाता है। जी दोस्तों, अब फ्लाइट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, 2 पायलट्स, टीना मकलू, एक एयर होस्टेस और डीबी कूपर। फ्लाइट के दोबारा टेक ऑफ करते ही
कूपर दोबारा से अपनी इंस्ट्रक्शन देने लगा। फ्लाइट के दोबारा टेक ऑफ करते ही कूपर दोबारा से अपनी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है कि फ्लाइट को 10,000 फीट पर उड़ाया जाए, विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री हो और स्पीड जितनी स्लो हो सके उतनी स्लो रखी जाए। पायलट्स कूपर को ये कहते हैं कि अगर वो इसके दी हुई इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं तो कभी भी मैक्सिको सिटी नहीं पहुंच पाएंगे। प्लेन के अंदर इतना फ्यूल ही नहीं बचा कि वो मैक्सिको सिटी तक पहुंच पाए, मगर वो सब इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। कूपर ने फौरन से उनको कहा कि जिस तरह मैंने कहा है वैसा ही करो, वरना मैं बॉम्ब को इनेबल कर दूंगा। कुछ देर बाद कूपर टीना को ये कहता है कि वो भी फ्लाइट के कॉकपिट में चली जाए और फ्लाइट के कॉकपिट में जाते ही वो दरवाजे को लॉक कर ले। टीना के अंदर जाते ही लॉक करते ही दरवाजे को रेड अलार्म शुरू करने लग जाता है। फ्लाइट के कॉकपिट में एक अलार्म लगा होता है जो कि तब ब्लिंक करता है जबकि फ्लाइट के ट्रैवल के दौरान अगर पीछे का कॉकपिट खुल जाए। ये एक बोइंग 717 प्लेन था जिसका कॉकपिट पीछे से भी खुलता था। ये बेसिकली हमारे कार्स की डिग्गी की जैसा है, जैसे हमारी कार्स की डिग्गी खुलती हैं, मगर ये वैसा नहीं था क्योंकि ये डिग्गी ऊपर को खुलती है, ये नीचे को खुलती है और ये प्लेन से पीछे से अटैच होता है। ये उस जमाने के इस प्लेन की बहुत ही ज्यादा खास बात थी क्योंकि बहुत कम प्लेन थे जिनका कॉकपिट पीछे से खुलता था। ये कॉकपिट नॉर्मली पैराशूटिंग के लिए खोला जाता था। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और सीढ़ियों के खुलते ही बाइक छलांग मार दी। पायलट्स को ये लगा कि कूपर ने छलांग मार दी है, इसके लिए इसके बाद पायलट्स फौरन फ्लाइट को 180 डिग्री का टर्न देते हैं और वापस सैन डिएगो सिटी में जाकर लैंड कराने की कोशिश करते हैं। कूपर जिसने कि छलांग मार चुका था, मगर कुछ नहीं पता था कि अभी उसने छलांग मारी है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्लाइट के कॉकपिट पर जंप किया हो ताकि पायलट्स को लगा हो कि कूपर ने जंप कर दिया है और वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर चुके हैं। मगर कूपर ये नहीं चाहता था कि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करे, इसलिए वो जानबूझकर जंप किया होगा या फिर उसने जंप कर दिया होगा। इसके बाद प्लेन को सैन डिएगो सिटी में लैंड करा दिया जाता है और लैंड कराने के फौरन बाद पुलिस को वहां बुलाया जाता है और पायलट्स अपनी इंस्ट्रक्शन देता है और बयान देता है कि किस जगह उन्होंने ये कूपर का झटका महसूस किया था जहां पर कूपर ने जंप किया है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और प्लेन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस प्लेन के अंदर जाती है तो उनको सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, कूपर के पिए हुए सिगरेट्स और साथ में उसके टाई। बेसिकली ये इतना कोई बड़ा सबूत तो नहीं था कूपर के खिलाफ के कूपर को पकड़ा जाए, मगर पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है और उनको कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो जाते हैं और जिस जगह पे पायलट ने बताया होता है वहां जाकर छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता, ना पैराशूट, ना पैसे, ना कूपर। अगर कूपर ने वहां जंप किया भी हो तो वो पैराशूट उसने वहां जाकर उतारा ही होगा। आखिर वो पैराशूट गया तो गया कहाँ, कूपर गया तो गया कहाँ। आज 2025 आ गया है, आज तक कूपर का कोई पता नहीं है, ना कूपर को कोई पकड़ सका है। क्या कूपर मर गया या कूपर जिंदा है, इसके बारे में अभी भी कोई नहीं जानता। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।